अफ्रीका में सफेद कौम अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियस इसको मानता नहीं, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये पक्ष में 288, विपक्ष में 232 प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। वक्फ बिल के ऊपर लोकसभा और राज्यसभा में टोटल 26 घंटे से ज़्यादा तीखी बहस के बाद इसे दोनों सदनों में बहुत ही आसान तरीके से पास कर दिया गया। इस वक्फ बिल के फेवर में 288 एमपी और इसके अगेंस्ट में 232 एमपी ने वोटिंग क्यों किया। इस बिल को पूरी तरीके से कानूनी रूप देने के लिए प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने 5 अप्रैल 2025 को अपनी मंजूरी दे दी और इसे हरी झंडी दिखा दी। इसके बाद पूरे देश में ये अब एक कानून बन चुका है। वक्फ एक्ट 1995 का नाम बदल करके उम्मीद मीनिंग यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट रखा गया। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट समझने वाली बात यह है कि आखिरकार ये वक्फ क्या है, वक्फ की जमीन किसकी है, इस जमीन के ऊपर किसका मालिकाना हक है। इस कानून के आने के बाद अब वक्फ की जमीनों पर सरकार का हक हो जाएगा। क्या अब मुसलमानों की मस्जिद, मदरसे, कब्रिस्तान और धार्मिक प्रॉपर्टी अब खतरे में पड़ सकती? तो दूसरी ओर सेंट्रल में बैठी बीजेपी गवर्नमेंट इस बिल को मुस्लिम के हित में बता रही। तो आइए आज के इस वीडियो में वक्फ लॉ 2025 के ऊपर बहुत ही बारीकी के साथ और बहुत ही आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जय हिंद। सबसे पहले समझते हैं कि वक्फ क्या है। वक्फ ये एक अरबी वर्ड है जिसका हिंदी मीनिंग अर्पित करना या दान देना होता है, जिसे इंग्लिश में चैरिटेबल ट्रस्ट के समान समझा जाता है, लेकिन ये इस्लामिक तौर तरीके के साथ चलता है। इस्लामिक ट्रेडिशन या परंपरा और शरिया में इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोई मुस्लिम व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी जैसे जमीन, घर, दुकान को दान कर देता है, जिससे कि इसका फायदा समाज के सभी लोगों तक पहुंचे। इसके बाद ये प्रॉपर्टी अल्लाह की हो जाती है या मानी जाती है, जहाँ पे मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान, दरगाह, स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी, गरीबों के लिए अपनी जमीन प्रॉपर्टी को वक्फ को देना। फॉर एग्जाम्पल इसे कुछ इस तरह से समझा जा सकता है कि कोई इंसान अपनी 2 एकड़ जमीन को मस्जिद बनाने के लिए वक्फ के हवाले करता है और इस जमीन पर मस्जिद के साथ साथ दुकान या फिर और कोई चीज़ बनता है, जहाँ से जो इनकम जनरेट होती है उस इनकम से केवल मस्जिद पे ही खर्च किया जाएगा या फिर गरीबों में खर्च किया जाएगा। इस प्रॉपर्टी के ऊपर उस इंसान का मालिकाना हक खत्म हो जाता है, ना ही उनके फैमिली मेंबर में कोई या रिलेटिव कोई इस जमीन के ऊपर अपनी दावेदारी ठोक सकते हैं। अब इस प्रॉपर्टी को वक्फ एक्ट 1995 के तहत डायरेक्टली ना तो किसी इंसान को बेच सकता है, ना ही ट्रांसफर कर सकता है, ना ही किसी को गिफ्ट दे सकता है, ना ही इसे गिरवी रखा जा सकता है, ना ही इसे सरकारी जमीन बताया जा सकता है। अगर फिर भी किसी ने जबरदस्ती इस जमीन को बेचने की कोशिश की गई तो यह इलीगल माना जाएगा और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। लेकिन फिर भी इस जमीन को लीज पर या रेंट पर दिया जा सकता है, जिससे कि इनकम जो जनरेट होगी उसे अच्छे कामों में लगाया जाएगा। यहाँ पे एक बात जानना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस जमीन के ऊपर कोई ऐसा काम नहीं किया जाएगा जिससे कि इस्लाम में हराम बताया गया है। लेकिन आज से 88 साल पहले 1937 में उत्तर प्रदेश के मेरठ में वक्फ बोर्ड की जमीन को 50 साल के लिए केमिकल फैक्ट्री को लीज पर दिया गया, जो कि 1987 में खत्म हो गया। लेकिन 2002 में बिना वक्फ बोर्ड के परमिशन के इस जमीन को विजय माल्या की अल्कोहल कंपनी यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड को दे दिया, जहाँ पे शराब बनाई जाती थी। अक्सर ये सुनने को मिलता है कि वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन को अपना बता सकता है और केवल एक नोटिस भेज करके इस जमीन को अपने अंडर में ले सकता है, जो कि आधा अधूरा सच है। इसी के ऊपर आज से 2 साल पहले 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी के प्रॉपर्टी के ऊपर केवल नोटिस भेज करके उसे अपनाया नहीं जा सकता है। इस टॉपिक के ऊपर हम लोग आगे बहुत ही बारीकी के साथ डिस्कस करेंगे। CWC मीन सेंट्रल वक्फ काउंसिल के रिपोर्ट के मुताबिक पूरे भारत में 9.4 लाख एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड के पास है और 8.7 लाख की प्रॉपर्टी है, जिसमें कि मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान और लाइब्रेरी, स्कूल समेत बहुत सी चीजें बनी हुई है। वक्फ के पास डिफेंस और इंडियन रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन है। पहले 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ने वक्फ बोर्ड में संशोधन के लिए एक बिल को पेश किया। दूसरी ओर इस बिल के विरोध में इस बिल को रोकने के लिए 6 करोड़ से ज्यादा लोगों ने ईमेल किया, जिसे कि JPC ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के पास डायरेक्ट भेजा गया। इससे हुआ ये कि कुछ महीनों के लिए फिर ये मामला शांत हो गया। 1923 ब्रिटिश पीरियड में अंग्रेजों ने वक्त की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए मुसलमान वक्त अधिनियम पारित किया, जो कि पहला कानून था। उसके बाद स्वतंत्र भारत में गवर्नमेंट ने वक्त की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए एक नया कानून बनाया, द वक्त एक्ट 1954, जिसके थ्रू हर स्टेट में वक्त बोर्ड बनाया गया ताकि वक्त की प्रॉपर्टी और जमीन की देखरेख अच्छी तरीके से की जा सके। सरकारी रजिस्टर मेंटेन, जिसके जरिए हर वक्फ की जानकारी बोर्ड के पास हो, जिससे वक्फ की प्रॉपर्टी का एक सही इस्तेमाल हो। उस समय गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कानून बनाना इसलिए इम्पोर्टेंट समझा क्योंकि स्वतंत्रता के बाद कई सारी वक्त की जमीनें बिना देख रेख की थी और कई सारे लोग इस जमीन को अपने कब्जे में ले रहे थे। 1995 में वक्फ को और ज्यादा मजबूत करने के लिए एक और नया कानून बना, द वक्त एक्ट 1995। इसके बाद वक्फ बोर्ड को और ज्यादा ताकत मिली और अब कोई भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में लेता है, सीधे तौर से वक्फ बोर्ड सर्वे करके इस कब्जे को हटा सकती थी और इसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती थी। और सभी स्टेट में वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर सर्वे करना कंपलसरी कर दिया गया ताकि वक्फ के पास टोटल कितनी प्रॉपर्टी है इसका सही से पता चल सके। सेंट्रल वक्फ काउंसिल
को मजबूत किया गया, जो कि पूरे देश में वक्फ के ऊपर निगरानी रखता था। वक्फ ट्रिब्यूनल, जिसके जरिए किसी भी जमीनी मामले की सुनवाई के लिए सिविल कोर्ट जाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इस केस में लोग वहीं पे फंसे रहते थे और ये मामला कई सालों तक लटका हुआ रहता था। इस मामले में कोर्ट किसी भी तरीके से कोई इंटरफियर नहीं करता। वक्फ एक्ट 2013, जिसके तहत वक्फ बोर्ड को अगर लगता कि किसी भी प्रॉपर्टी ये वक्फ की है तो वक्फ इसे अपनी जमीन घोषित कर सकता था, जो कि अधूरा सच है और लोगों के बीच में अक्सर भ्रम को पैदा किया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति अगर वक्फ बोर्ड की जमीन के ऊपर अपना मालिकाना हक दिखा रहा है तो 30 दिनों के अंदर में उसके ऊपर एक्सक्यूज करके वहाँ पे रिपोर्ट दे सकता है और अपनी दावेदारी को भी पेश कर सकता है। वक्फ अमेंडमेंट बिल 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में पेश किया गया, जो कि ये बिल 1923 में आए हुए मुसलमान वक्फ अधिनियम को पूरी तरीके से रद्द कर देता है और 1995 में आए हुए वक्फ अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव करता है। भारत में जहाँ पे भी वक्फ की प्रॉपर्टी और जमीन है उनका रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी और अनिवार्य कर दिया जाएगा। और यहाँ पे एक बात और है कि अगर किसी भी वक्फ की प्रॉपर्टी अगर सरकारी जमीन पर बनी हुई है तो फिर से उस जमीन को सरकारी घोषित किया जाएगा। इसमें जिला के डीसी, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर की एक अहम भूमिका होगी और इस नए बिल में यह भी कहा गया है कि वक्फ में अब गैर मुस्लिमों की भी एंट्री होगी, जिससे कि मुसलमानों ने इसके खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की है और कहा है कि जब वक्फ एक मुस्लिम संस्था है तो फिर इसमें गैर मुसलमानों की एंट्री कैसे की जा सकती है। इससे तो यही बात हो गई कि मंदिर के ट्रस्ट में मुसलमानों को रखा जाए, चर्च में हिंदुओं को रखा जाए तो सवाल पैदा होगा ही, तो फिर यहाँ पे मुसलमानों का जो वक्त है इसमें गैर मुस्लिमों की एंट्री कैसे की जा सकती है और वो कैसे इस मामले में इंटरफेयर कर सकते हैं। तो अब वक्त की प्रॉपर्टी और जमीन पर कागज नहीं बल्कि डीसी तय करेगा कि इस जमीन का असली मालिक कौन है। ये अब सरकार कह रही है कि वक्त की प्रॉपर्टी को डिजिटल करके इसे जीपीएस सिस्टम से डायरेक्टली जोड़ा जाएगा, कि वक्त की प्रॉपर्टी को अब छिपाया ना जा सके और इसे डिजिटल करके आम लोगों को पता चल सके कि वक्त के पास टोटल कितनी प्रॉपर्टी और जमीन है। इस बिल के खिलाफ विरोध भी भारतीय मुसलमान और यहाँ के अपोजिशन के द्वारा काफी जोर शोर से किया जा रहा है। जिस तरह से नए बिल पास करके नया कानून बनाया गया, वक्त के पास अब बहुत ही सीमित मात्रा में अधिकार रह गया है। भारत में वक्त की शुरुआत 12वीं सदी में दिल्ली सल्तनत के उदय के साथ हुआ। अगर देखा जाए इस्लाम में वक्त की शुरुआत तो ये बहुत ही पुरानी है। एक बार उमर बिन अल खत्तार ने अपनी खैबर की जमीन को चैरिटी प्रदान में दे दिया। प्रॉफिट मोहम्मद कहते हैं कि इस जमीन को बेचा ना जाए बल्कि इसे वक्त के रूप में रखा जाए। इस जमीन से जो कुछ भी पैदा होगा उससे आने वाले यात्रियों, गरीबों और जरूरतमंदों की हेल्प की जाएगी। भारत में सूफी संतों ने वक्त ट्रेडिशनल परंपरा यहाँ पे स्थापित की। सल्तनत काल में शासक और अमीर लोगों ने मदरसा, मस्जिद और दरगाह के लिए वक्त को अपनी जमीन और प्रॉपर्टी दान में दिया। एग्जाम्पल के लिए इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक जैसे शासकों ने वक्त प्रॉपर्टी जैसी नियम बनाई। मुगल काल में वक्त को और भी तेजी के साथ बढ़ाया गया, जिसमें कि अकबर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे शासकों ने धार्मिक सामाजिक कार्यों के लिए वक्त को बढ़ावा दिया और सैकड़ों और हजारों की संख्या में मस्जिद, मदरसे बनाए गए और गरीबों की हेल्प की गई। यहाँ पे ये बात जानना बहुत ही दिलचस्पी होगा कि ताजमहल के रख रखाव के लिए भी वक्त जैसी प्रॉपर्टी बनाई गई थी। उसके बाद ब्रिटिश शासन काल के दौरान पहली बार सन 1913 में मुसलमान वक्त कैबिनेट एक्ट पारित किया। यह कानून वक्त को कानूनी मान्यता देने वाला एक पहला कदम था जो ब्रिटिश पीरियड में उठाया गया था। भारत के स्वतंत्र होने के बाद वक्त को कानूनी ढांचा देने के लिए एक जरूरत महसूस हुई। आजादी के बाद 1954 में वक्त अधिनियम पारित किया गया। बहुत से टीवी चैनल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में भारतीय वक्त लॉ के नए कानून को लेकर के लोकसभा में लोगों के बीच में इस कदर से भ्रम फैलाया जा रहा है कि भारत के अलावा अदर इस्लामिक कंट्री में ये वक्त के कानून नहीं है। क्या वक्फ प्रॉपर्टी इस्लामिक देशों में है? मैं इस्लामिक देशों का नाम पढ़ूंगा जहां वक्फ का वजूद नहीं है। तुर्की में नहीं है, लीबिया में नहीं है, इजिप्ट में नहीं है, सूडान में नहीं है, लेबनान में नहीं है, सीरिया में नहीं है, जॉर्डन में नहीं है, तुनिसिया में नहीं है, इराक में नहीं है। भारतवर्ष में वक्फ बोर्ड है। वक्फ प्रॉपर्टी को कानूनन सुरक्षा, लीगल प्रोटेक्शन दिया गया है। मैं संबित पात्रा के द्वारा लगाए हुए झूठे प्रोपेगेंडा के बारे में बताऊं तो भारत के अलावा भी अदर इस्लामिक कंट्री में भी वक्फ जैसे कानून हैं। इस बात को मैं फिर एक बार रिपीट कर दूं कि वक्फ का मतलब ही होता है कि अपनी जमीन या प्रॉपर्टी को हमेशा के लिए अल्लाह की राह में दे देना। सऊदी अरब में जनरल अथॉरिटी ऑफ वक्फ, टर्की में जनरल डायरेक्ट ऑफ फाउंडेशन, इंडोनेशिया में इंडोनेशिया वक्फ बोर्ड, मलेशिया में फेडरल टेरिटरी, इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेशन लॉ 1993, कुवैत में मिनिस्ट्री ऑफ वक्फ एंड इस्लामिक अफेयर्स, इराक में सुन्नी एंडोमेंट ऑफिस एंड शिया एंडोमेंट ऑफिस। इस्लामिक कंट्रियों में भारतीय वक्फ लॉ से भी कड़े कानून हैं। इन देशों में सिर्फ कानून के नाम अलग है, वरना संबित पात्रा जैसे इंसान गोबर को भी कोहिनूर से कीमती मानते हैं। एक गाय का गोबर जो होता है वो कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा महंगा होता है। हम ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम समुदाय का वक्फ की प्रॉपर्टी का उपयोग हो सके, उनकी शिक्षा का, उनके स्वास्थ्य का और उनकी प्रॉपर्टी सही हाथों में रहे, इसकी चिंता की गई। मुसलमानों का भला कर रहे हैं, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। दोनों सदन में एक भी सदस्य 2
दोनों सदन में सिर्फ एक सदस्य गुलाम अली को छोड़ के एक भी सदस्य आपका मुसलमान नहीं है। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। पूरी सरकार में एक मंत्री आपका मुसलमान नहीं है। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। दो नेता अपने घरों में आपने बैठा दिया, मुख्तार अब्बास नकवी, शहनवाज हुसैन, दोनों की राजनीति आपने खत्म कर दी। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। धार्मिक संपत्तियों को कब्जा करने की एक कोशिश है। इसलिए इस बिल पर न हिंदू को खुश होना चाहिए, न सिख को खुश होना चाहिए, न ईसाई को खुश होना चाहिए, न जैन को खुश होना चाहिए, न बौद्ध को खुश होना चाहिए, क्योंकि नंबर सबका आएगा। और एक संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, कल गुरुद्वारे की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर चर्चों की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर बौद्धों की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर जैनों की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर मंदिरों की जमीनें कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे। जिन्होंने प्रभु श्री राम के मंदिर में भी घोटाला किया, मान्यवर, प्रभु श्री राम के मंदिर के जमीन में घोटाला किया, मैं कागज दूंगा सर, मैं कागज दूंगा। ये लोग राम मंदिर में घोटाला करने वाले लोग हैं, राम मंदिर की जमीन का चंदा खाने वाले लोग हैं सर। ये लोग 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट में 18 करोड़ में बेची सर इन लोगों ने। ये राम मंदिर में घोटाला करने वाले लोग हैं सर। मान्यवर, अरे प्रभु श्री राम के नाम का पैसा खाते हो तुम लोग। अरे बैठ जाओ, राम मंदिर का पैसा खाते हो। अरे राम मंदिर में घोटाला करते बैठो। अरे राम मंदिर का चंदा खाते हो। अरे चंदा चोरो बैठो, चंदा चोरो बैठो, चंदा चोरो बैठो, बैठो चंदा चोरो, चंदा चोरो बैठ जाओ, चंदा चोर हो तुम लोग चंदा चोर हो। पिछड़े मुसलमानों का भला करना चाहते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, विनती करता हूं, और हमारे जो मित्र उधर भी हैं, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो समर्थन करना। समाज में छुआछूत को, बीमारी को मिटाने के लिए चलिए उठाते हैं कदम, और अगले सत्र में एक बिल लेके आइए। जितने भी हिंदुओं की कमेटियां हैं, ट्रस्ट है, बोर्ड है, उन सारे ट्रस्ट और कमेटियों में 80% आरक्षण दलित, आदिवासी और पिछड़े हिंदुओं को दीजिए। मैं समर्थन करूंगा आपका, माला पहनाऊंगा आपको। आप पिछड़ों का भला करने की बात करते हैं, आप दलितों का भला करने की बात करते हैं। आपकी मातृ संस्था आरएसएस 100 साल तक आपने एक भी दलित, पिछड़ा और आदिवासी, एक भी महिला को आज तक आरएसएस का प्रमुख नहीं बनाया। छीन रहे हैं नहीं, कल को आप सभी धर्मों की धार्मिक संपत्तियां छीन के आप अपने दोस्तों का देने का काम करेंगे। मैं फिर इसको दोहरा रहा हूं और फिर इसको कह रहा हूं कि आप ये करेंगे, धार्मिक संपत्तियों के कब्जा करने का काम करेंगे। मत रहिए। आपको लोकसभा के चुनाव में मात्र 36% वोट मिला है। इस देश की 64% आबादी आज भी आपके खिलाफ है, आज भी आपके खिलाफ खड़ी है। किसी खिलाफ करने में मत रहिए। बड़ी बड़ी सत्ता उखड़ गई और चली गई।